वही भाजपा साहब वाली बात है। खान साहब ने जब उनको थोड़ी सी आंखें दिखाई अपने दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने कहा खान साहब आपका तो पहला तजुर्बा है, हमारा हुकूमत फारिग करने का 70 साल का तजुर्बा है। हाँ, और उन्होंने साबित किया, फिर वो जीत गए ये जंग, और आपको नजर आ रहा है। तो मैं मशवरा यही दूंगा कि कोई भी इस किस्म का कंफ्लिक्ट जिसमें पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचे, इसको पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये मुझे शाम की सूरत हाल से जरा एक इबरत के तौर पर चीजें याद आई कि आप देखें जिन जिन मुल्कों में फौज और उनकी अवाम आमने सामने आ रही है, वो ऐसे तबाह हुए हैं कि दोबारा खड़े नहीं हो सके। लीबिया की मिसाल आपके सामने है, शाम की मिसाल आपके सामने है, इराक की मिसाल आपके सामने है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में यहां तक सूरत हाल जाए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे ऐसी सूरत हाल नहीं होनी, क्योंकि यहां का जो मजहबी तबका है ना, वो फौज के हक में है। इसलिए यहां इंशाल्लाह ताला इस किस्म का कोई इनकलाब आ नहीं सकता जब तक कि मजहबी ताकतें ना अपोजिट खड़ी हो जाए। तुर्की में जो आपको फौजी बगावत नाकाम होती नजर आई थी ना, वो इस वजह से कि वहां पर जो मजहबी जमातें हैं वो तैयब अर्दगान के साथ थी। पाकिस्तान में उलट है, यहां में मजहबी जमातें जो हैं वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट उन्हें अकोमोडेट करती है, पैसा देती है, सब कुछ उनके ऊपर लगाती है। इस वजह से हमने क्यों चंदे बुक का सिस्टम नहीं रखा हुआ, अपनी जेब से क्यों खिलाते हैं? क्योंकि आप जब किसी से चंदा लेते हैं ना, फिर आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, और जब आप उसके लिए काम करते हैं और कल को आपके अंदर कोई नजरियातीपन जाग उठता है, तो वो फिर आपको माफ नहीं करते। इमरान रियाज खान को क्यों नहीं वो माफ कर रहे? वो कह रहे हमारा बंदा था, हम बजटिंग करते थे, इसको मरते दम तक हमारे साथ मुखलिस रहना चाहिए। हाँ, जो शुरू से ही उनके खिलाफ है उनको वो छोड़ते हैं। आमिर मीर साहब देख लें, आज वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आमिर मीर साहब इमरान खान साहब के दौर के अंदर तो उन पर मुश्किल वक्त आया। मतीउल्लाह जान जब उठाए गए, उनकी सपोर्ट में खड़े हुए। असद अली तूर के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी उस वक्त फैज अमीर के बारे में, तो 8 महीने के लिए ऑफ एयर हो गए। लेकिन इस दौर में आप देख रहे हैं आमिर मीर साहब पीटीआई के हक में बात कर रहे हैं और सुकून से फिर रहे हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि आमिर मीर साहब तो पहले से एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, तो ठीक है, वो तो अपने उसी नजरिए पे कायम है, रहे अपनी जगह। हालांकि आमिर मीर साहब के ऊपर भी जब कोई लीडर पॉपुलर हो जाए उसके हक में भी हो जाता है। आप पता है पहले नवाज शरीफ साहब के भी हक में हो गए, फिर नवाज शरीफ साहब ये सारी की सारी जो सूरत हाल है इस वक्त, इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो अपनी एस्टैब्लिशमेंट से कि वो पहले इबरत हासिल करें। उनका भी इबरत हासिल करना बनता है। इस वक्त जो आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया है कि एक पॉलिटिकल जमात जो आपने खुद लॉन्च की थी, उसका लीडर आपने खुद महात्मा बनाया, बल्कि सारे उन्होंने महात्मा बनाए हुए हैं। नवाज शरीफ कौन था? उन्होंने पाला हुआ था, और खान साहब भी उन्हीं के प्रोडक्ट है। तो ये अब जो ये जमात आपके ऊपर मुसल्लत हुई है, तो ये आपके बुजुर्गों की कारस्तानियों का एंड रिजल्ट है। ये तो होना था कभी ना कभी। अब चूंकि काम डाला है एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों ने अपने अपने जमाने में पॉलिटिक्स में लुट फराई करके, और एक प्रोडक्ट ऐसी तैयार होगी, आपको पता है वो कभी लेबोरेटरी में आपको चीज तैयार कर रहे हो, हासाती तौर पर भी कोई ऐसा खतरनाक वायरस तैयार हो जाता है जिसका शिकार सबसे पहले वो साइंटिस्ट हो जाते हैं। तो ये वो उस किस्म का एक वायरस तैयार हो गया है जेन जी की शक्ल में, और जाहिर है कि वो अब उनसे संभाला नहीं जा रहा। सोशल मीडिया का बूम है, आपको पता है, सब कुछ है। तो ये मैं फौज के लिए बात कर रहा हूं कि आपको सब्र कैसे आएगा, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको जब इनके कमेंट्स है जो गलत है, मैं भी कहता हूं कि ये इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। इसमें सब्र का तरीका यह है कि ये याद करें कि ये आपके बड़ों ने जो 70 साल तक किया था, ये उसकी बाई प्रोडक्ट है। तो आपको सब्र नसीब हो जाएगा कि ठीक है यार, गलती हमारे बड़ों की थी, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है। दूसरा, जो भी है ये इस कौम के बच्चे हैं, जज्बाती हैं, और वो पूरे इखलास के साथ ये समझते हैं कि फौज का पॉलिटिक्स में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, बल्कि सारी जमातें समझती हैं इस वक्त। नून लीग वाले भी आप देखें, उनको आए दिन फैसल लोढ़ा साहब के जरिए डांट पड़ती रहती है। क्यों पड़ती है? वो भी कोई एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के अंदर इस हवाले से खुश नहीं है, मजबूरन चल रहे हैं, डंडे का जोर है तो चल रहे हैं। तो और आज मैं आपको बताऊं, आज खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट सुलह कर लेना, तो ये सारी पीटीआई जो नजरियाती बनी हुई है ना, ये फिर आपको फौज के गीत गाना शुरू कर देगी। ये मेरी बात आप नोट कर लें। इसलिए वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें वापस लेके आए। वो ये नहीं कहते आप निकल जाओ, कहते हैं हमें लेके आए, इनको क्यों हमारी जगह बैठा दिया। हालांकि होना चाहिए कि आप भी निकले और अवाम को फैसला करने थे। अब दूसरी तरफ जो बैठे हैं वो कहते हैं 2018 में हमारा इलेक्शन चोरी हुआ था, अगर 2024 में इनका हो गया, आप तो बोल के भी वो कह रहे हैं, तो ठीक है बर्दाश्त करो। मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी एस्टैब्लिशमेंट की है, क्योंकि उनके हाथ में बंदूक है, वो ताकतवर है, मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं, और काफी हद तक आप देखें कंट्रोल कर लिया है। मैं समझता हूं इस वक्त पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से डॉलर भी स्टेबल हो गया है, आप स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चली गई, सारे मामला स्टेबल हो गया। मैं पीटी वालों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अपनी बारी का इंतजार करें, कोई टाइम खत्म नहीं हो गया। ये कोई खलीफातुल मुस्लिमीन तो नहीं नवाज शरीफ कि पूरी जिंदगी के लिए उसने बैठ जाना है। इंतजार करें, उन्होंने भी तो इंतजार किया था ना, ठीक है 2018 में, फिर वो जो मूवमेंट लेके आए वो एक आईनी तरीके से उठाया, अदरवाइज उन्होंने भी एक्सेप्टेंस दे दी थी। आप भी एक्सेप्टेंस दें और अच्छे वक्त का इंतजार करें, और इनके साथ अब गुफ्तगू करें। गुफ्तगू खैर अब जिस जमाने में आके तैयार हुए हैं उस जमाने में तो वो मजबूत हो गए। जाहिर है कि उन्होंने फाइनल कॉल जो है वो वर्ल्ड कप तो जीत लिया है 26 नवंबर 2024 को। अब तो आपको पता है कि उनका कॉन्फिडेंस आसमानों के ऊपर है। बाकी मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी जमात के साथ हो, आपका राइट है, आप जिस मर्जी जमात को सपोर्ट करें,
पीटीआई को करें, JUIF को करें, जमात इस्लामी को करें, या नून लीग को करें, पीपल्स पार्टी को करें, ये आपका हक है। मेरी भी जज्बाती एफिलिएशन जो है वो जमात इस्लामी के साथ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कभी कंपेन चलाऊं कि आपने सिर्फ उनको वोट देना है, बाकियों को नहीं देना। आप जिसको मर्जी वोट दें, ये आपका राइट। फौज का पॉलिटिक्स में किरदार, इसको अच्छा समझता हूं। अगरचे इस वक्त जो चैंपियन बने हुए हैं वो खुद फौज के कंधों पर सवार होकर आए और आज वो नजरियाती बन गए। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह सैयदना अली के बारे में ना कि उन्होंने कोई अपनी जिंदगी कलमा कुफर पे नहीं गुजारा। 8 साल की उम्र में नबी इस्लाम की परवरिश में इस्लाम कबूल कर लिया। बात बड़े सीनियर साहब कुफर से इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुरू से नबी इस्लाम की तरबियत में थे, उन्होंने अपनी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी कुफर पर नहीं गुजारा। लेकिन वो जो साहब है उनकी भी इज्जत अपनी जगह है, उससे उनकी कोई इज्जत कम नहीं होगी, लेकिन ये डिफरेंस है। इस तरह वो लोग जो आज नजरियाती बने हैं, यानी हमारे पीटीआई के सपोर्टर्स, वो किसी जमाने में इसी फौज के आलाकार थे, और उस वक्त हम सैयदना अली की तरह, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो उस वक्त भी उधर खड़े थे जिधर ये यहां आज खड़े होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले जो 2-2.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी की एक सिचुएशन बनी हुई है, और एक धरनों की सियासत जिसका आगाज 2014 से हुआ पीटीआई के धरनों से, और फिर 2017 में खादिम रिजवी साहब इस नेशन के ऊपर मुसल्लत हुए, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अगरचे मैं समझता हूं ये 26 नवंबर 2024 में जो कुछ हुआ, इसके बाद तो शायद अब ये मामला फिर वक्त मुझे लग रहा है कि डाइल्यूट ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फाइनल कॉल थी, और जब फाइनल कोई हार जाए तो वर्ल्ड कप फिर 4 साल के बाद ही आता है, तो वो फाइनल कॉल तो आपको पता है कि क्या हुआ उसके साथ। लेकिन चूंकि यंग जनरेशन अक्सरियत पीटीआई में है, जेन ज़ी ने 1991-2 की सियासत नहीं देखी हुई। उस वक्त जो बेनजीर भुट्टो वर्सेस नवाज शरीफ, मैं उस वक्त मैट्रिक में था, और मुझे पता है कि हम लोग अस्तगफिरुल्लाह बेनजीर को गालियां दिया करते थे। जाहिर है कि छोटे बच्चे थे, मुस्लिम लीगी थे उस वक्त, ये फौज और ये सारी चीजें पता नहीं थी कि ये पीछे ये IGI जो है वो फौज ने बनवाई भी है। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए और चीजों की समझ आना शुरू हुई, फिर बकायदा तौर पर समझ आ गई कि भाई यहाँ पे मसला पाकिस्तानी कौम का एक ही है कि यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में लुचफराई करती है। फिर अल्लाह का शुक्र है मैं हमेशा अपनी जात की हद तक उन पार्टियों को ही वोट डालता रहा जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी। लेकिन ये अब जो सूरत हाल आपके सामने है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त एक जमात उभर कर सामने आई है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी कमजोरियां अपनी जगह, लेकिन एक पॉजिटिव चीज के पूरी नेशन को ये मसला पता चल गया कि एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में किरदार की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। हत्ता कि जो एक्स आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि पाकिस्तानी फोर्स सबसे ज्यादा कुर्बानियां देती है और गालियां भी सबसे ज्यादा खाती है, और उसके पीछे उन्होंने कहा रीजन ये है कि हम लोग पॉलिटिक्स में लुचफराई करते हैं, अब हम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी वो करते रहे, और जो उन्होंने डेट दी थी कि उस डेट से हमने करना छोड़ दिया, उस डेट के बाद वो खुद एक्सटेंशन मांगते रहे, और सारी जमातों ने मिलकर उन्हें एक्सटेंशन दे दी थी, आपको पता ही है। फिर जाहिर है कि जब कोई मॉन्स्टर आप खुद खड़ा करते हैं, एक वक्त आता है कि वो आपके मुकाबले पर खड़ा हो जाता है, और अब उसको काबू करने के लिए जो कुछ हो रहा है, मैं तो इस हक में नहीं हूं। जो लोग पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, अब जाके ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 2 दिन पहले कि जी वो 9 मई के जो केसेस हैं, एटलीस्ट उससे मुतालिक फैसला तो अदालतें सुना दें। ये बड़ी नेकी हो गई है, अगरचे फौजी अदालतें ही फैसला सुनाए, लेकिन एटलीस्ट फैसले के बाद वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फैसला ही नहीं होगा, 3-4 साल तक वो सजाएं भुगतते रहेंगे उस जुर्म की, कि शायद उनमें से बाद ऐसे लोग हैं कि उनके जुर्म की सजा कानून में 1 साल बनती है। तो ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि एटलीस्ट शनाख्त हो। कुछ लोगों को तो छोड़ भी दिया, अभी भी कुछ लोग अंदर है, कुछ लोग जेन्युइनली ज़ाहिर इस मामले के अंदर इकबाल में वीडियोस आ चुकी हैं। अब ये तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है। उस वक्त तो इनकलाब के नारे थे, अब कह रहे हैं कि ये फौज ने खुद करवा दिया, तो कोई एक बात ठीक होगी, हाँ फौज ने खुद करवाया नहीं है, लेकिन ये काम होने दिया है। हाँ, इधर तक मैं एग्री हूं, किया इन्होंने है जो इस वक्त सजाएं काट रहे हैं, यूज हो गया। और ये एक्चुअली मुझे आज इसलिए बात करनी पड़ रही है कि मैं एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था, और हम गाड़ी में जितने लोग मौजूद थे उनमें अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वालों की थी, और अचानक उनका एक क्लिप जो है वो चल गया, और उनका जो क्लिप है उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल बातें थी। वो बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए, और इंजीनियर साहब को कुछ चीज़ों के हक़ाइक़ बताने चाहिए। देखिए, मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मैं उनका फॉलोअर रहा हूं और मैं उनको सुनता रहा हूं। मैंने जब बाकायदा नमाज़ पढ़ना शुरू की आज से कई साल पहले, तो उस वक्त मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, दीगर कुछ और उलमा इकराम को और मौलाना तारिक जमील साहब को मैं बड़ी बाकायदगी से सुनता था, और मैंने इन सब लोगों से, उलमा इकराम से कुछ ना कुछ सीखा, लिहाजा इन सब का बड़ा एहतराम मेरे दिल के अंदर मौजूद है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं इंजीनियर साहब के अंदर कुछ चीज़ों की तब्दीली देख रहा हूँ, और लगातार देख रहा हूँ। अब मेरे बारे में भी उन्होंने 2-4 बातें की, और 2-3 बातें ऐसी थी मेरे बारे में जहाँ मुझे लगा कि शायद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए या जो फैक्ट उन्होंने बयान किया वो वैसे नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, मैंने उनसे क्योंकि सीखा है तो एक एहतराम है। अगर उनके बयान करने में कोई चीज़ मेरे हवाले से गलत भी बयान हो गई है तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जो उन्होंने किया, उन्होंने पूरे के पूरे एक पाकिस्तान की आवाम के एक बड़े हिस्से के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया इंजीनियर साहब ने। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनके सामने रखनी पड़ेंगी। एक फील्ड उनकी है जहाँ पे उनके पास नॉलेज है, वहाँ हम उन्हें चैलेंज नहीं करते, लेकिन ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फील्ड है या पाकिस्तान की क़यादत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की फील्ड है, यहाँ पे बयानात देना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको इन डेप्थ जानना बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं बतौर जर्नलिस्ट काम करता रहा हूँ, इन लोगों के साथ राब्ते में कल भी था और आज भी अगर मुझे खबरें मिलेंगी तो राब्ते में रहूँगा। लेकिन ये जो इंजीनियर साहब का नॉलेज है ये बहुत महदूद है, और जो बातें उन्होंने की है
ये इंतहाई ख़तरनाक है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंजीनियर साहब के लिए भी। वो इसलिए कि जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, जो अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वाली थी, उन्हें मायूसी हुई ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, और उन्होंने हैरत का इजहार किया कि ऐ की हो गया इंजीनियर साहब नू, या ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हम तो इन्हें सुनते हैं। तो इंजीनियर साहब अपनी हैसियत और अपनी जो वक़्त है या लोगों के दिल में जो उनका एहतराम है, एक और नुक्ता नज़र से उसको डैमेज कर रहे हैं बदकिस्मती से। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि इंजीनियर साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। तो इंजीनियर साहब, आपने फरमाया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी की आपने टर्म इस्तेमाल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने इस्तेमाल की कि ये डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। फिर आपने TTP से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दिया अपने स्टेटमेंट में। फिर आपने कहा कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है, तहरीक इंसाफ को आपने ये कहा कि, और ये कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान का नज़रियाती कत्ल कर रहे हैं फ़ौज पर तनकीद करके, ये नज़रियाती दहशतगर्दी है, आपने ये भी करार दिया। फिर आपने कहा ये फ़ौज पर बतौर इदारा एक हमला हो रहा है, यानी पूरे इदारे के ऊपर ये अटैक है। फिर आपने इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन करते हुए कहा कि इमरान खान का पता नहीं क्या माजी है और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है, ये भी आपने कहा। फिर आपने फितना कत्ल से बड़ा जुर्म आपने कहा करार दिया, कुरान पाक में वाकई है, और आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके लोगों को फितना करार दे दिया। अब इसके बाद आपने कहा कि ये सारी सियासी बातें करने के बाद आपने कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है, इसलिए मैं इस लेवल पर नहीं उतरता। यानी आप कुछ और भी बताना चाह रहे थे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बदतरीन जमात आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया। अच्छा जी, इसके बाद आपने कहा कि तलबा इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं। हिटलर से आपने इमरान खान साहब को तशबीह दी, और फिर आपने ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 टुकड़े हो चुके हैं और मज़ीद टुकड़े भी होंगे, ये आपने पेशन गोई की। इसके अलावा आपने कहा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगें। अब ज़रा ये जो आपका स्टेटमेंट है इंजीनियर साहब, इसकी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, डिजिटल दहशतगर्दी, ये टर्म आपने कहाँ से सुनी? ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बोलते हैं, या ये टर्म जो है वो मरियम नवाज बोलती हैं, या ये टर्म जो है PMLN के लोग ज़्यादातर बोलते हैं। तो मुस्लिम लीग नून और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है डिजिटल दहशतगर्दी, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतारफ़ करवाई थी, इसको आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। आपने बयानिया अपनाया एक मखसूस सिमत का, जिनको 17 सीटें मिली हैं, जो इलेक्शन हार चुके हैं, PMLN और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। फिर आपने TTP से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंसानों का कत्लेआम करते हैं, और PTI एक सियासी जमात है, उन्होंने किसी एक का भी कत्ल नहीं किया, वो सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। और अगर जमहूरियत है इस मुल्क में तो सबको अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त होनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। देखें, इमरान खान साहब ने बार बार कहा, अभी जो उन्होंने खतूत लिखे हैं आप उनको पढ़ लें, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वो तो फ़ौज को ओन कर रहे हैं। ये जो तनकीद होती है, मैं करूँ, इमरान खान करें, या बाकी जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ तो नहीं है। फ़ौज को तो हम अपना पेट काट के पालते हैं। फ़ौज जो है वो तो हम अपना खून पसीना एक करके फ़ौज के लिए बजट इकट्ठा करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी मजबूत फ़ौज हो। ये पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। मामला फ़ौज का नहीं है, मामला यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये ऊपर बैठे हुए चंद लोग होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो गलत पॉलिसियां हैं, उनकी वजह से फ़ौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। माजी में भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। जब याया खान था सदर, तो उस वक्त भी कई मौलवी साथ खड़े हो गए थे याया खान के, और वो उस वक्त कह रहे थे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा वो फितना है, फितने को कुचल दिया जाए। फितना कुचलते कुचलते मुल्क के 2 टुकड़े करवा लिए थे, अच्छी तरह याद है। जो लोग उस दौर में ज़िंदा थे उनसे आप पूछ लें, नहीं तो उस दौर की किताबें उठाकर आप पढ़ लें। तो अब ज़रा क्लैरिटी के साथ आ जाएं कि इमरान खान तो कहते हैं कि फ़ौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां हैं, जिनका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, उनकी वजह से अवाम में और फ़ौज में दूरियां पैदा हो रही हैं। और अपने तीनों खतूत में इमरान खान साहब ने इख्तिताम में बताया कि फ़ौज ये सियासी कार्रवाइयां बंद कर दे, वरना ये दूरियां ख़त्म नहीं होंगी।
और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के मुल्क के मफाद में है कि फौज और अवाम के बीच में खलीज खत्म हो या कम हो। उसका फार्मूला भी वो बताते हैं कि ये जो गंद आप 70 साल से मार रहे हैं ये बंद कर दें, और ये गंद इमरान खान साहब के दौर में भी इन्होंने मारा है, तो ये बंद कर देना। अब किसी दौर में तो बंद करना है, किसी ने तो आगे इसको रोकना है। तो आज इमरान खान उसको रोकने के लिए खड़ा है, कल कोई और खड़ा था, परसों कोई और खड़ा था, लेकिन जितनी शिद्दत और ताकत से इमरान खान खड़ा है ऐसे कोई खड़ा नहीं हो सका। तो एक तो जो फौज के ऊपर तनकीद, यानी पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल हो रहा है, जो फौज पे तनकीद हो रही है, भी पाकिस्तान के कौन खिलाफ है खुदा ना खास्ता, और फौज के ऊपर तो तनकीद हो नहीं रही है, तो फौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसीज पे तनकीद हो रही है कि अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में एक आर्मी चीफ पूरे मुल्क को यरगमाल बना देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। राहील शरीफ की क्या ख्वाहिश थी? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। ये जो अभी 26वीं तरमीम पास करवाई गई, जिस तरीके से करवाई गई, उसके बाद हुआ क्या? एक्सटेंशन। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी आर्मी चीफ की, और इससे पहले भी यही होता रहा है। तो एक्सटेंशन है ना, एक बंदा अपनी नौकरी की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा देता है अपनी बादशाहत की खातिर। इसको नजरियाती दहशतगर्दी आपने करार दिया। ये आप कह रहे हैं कि ये फौज पर बतौर इदारा हमला हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम फौज पे हमला आवर नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम फौज से नफरत करती है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फौजी क़यादत की पॉलिसियों से नाला है। वो ये कहती है कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें, और वो तमाम काम जो माजी में आप करते रहे हैं और हम आंखें बंद करके यकीन करते रहे। इमरान खान का कसूर ये है कि ये वो पहला आदमी है जिसने आम आदमी को समझा दिया कि ये मुदाखलत हो रही है। नवाज शरीफ ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। मियां साहब समझाने की कोशिश करते थे, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, पीपल्स पार्टी डील कर देती थी। आज इमरान खान का फर्क यह है कि उसने समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए, और इमरान खान ने डील नहीं की। तो ये फर्क है, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर एक और आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको जेब नहीं देती। इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब, किसी के माजी के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे। हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आपसे ज़्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नज़दीक उसके दर्जात आपसे ज़्यादा बुलंद हो। तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या। आप फैसला करेंगे इंसानों के कैरेक्टर्स का, आप फैसला करेंगे कि कौन क्या है। कुछ फैसले रब पे छोड़ दीजिए, उसको ये फैसले करने दीजिए। आपने फैसला करना है तो इस बुनियाद पे करना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन ठीक है। आपकी अपनी एक पॉलिटिकल राय हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि फितना करार दिया पूरी तरीके इंसाफ को। आपको पता है इन्हें पाकिस्तान में कितना वोट पड़ा है? इनसे बल्ले का निशान छीन लिया, इनसे इनकी तमाम सहूलियात छीन ली, इन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया। फिर भी अवाम की सबसे बड़ी तादाद ने करोड़ों की तादाद में निकलकर बदतरीन धांधली और फस्तायत और जुल्म और जबर के बावजूद निशान ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने ठप्पे लगाए और इमरान खान के साथ खड़े हुए। आप अंदाजा कीजिए, यानी आप जिन्हें फितना करार दे रहे हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत है। इस तरह तो इंजीनियर साहब, बड़ी माजरत के साथ, आपको भी लोग फितना कहते हैं तो आपका उसके ऊपर दिल नहीं दुखता, आपको तकलीफ नहीं होती जो आप इन्हें फितना करार दे रहे हैं। जब आईएसआई ने मुझे उठाया था, मेरे पे टॉर्चर कर रहे थे, तो मुझे कहते थे तुम फितना हो, और मुझे कहते थे तुम्हारा एक तरफ का बाजू और एक तरफ की टांग काट देंगे। मैं तो अपना काम कर रहा था। मैंने उन्हें कहा जी कोई इलीगल मैंने काम किया है, कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम किया है, मुझे अदालत में पेश कर दें। उन्होंने कहा जी अदालतें तुम छूट जाते हो वहां से। तो भैया अदालतों से मैं इसलिए छूटता हूं ना कि आप साबित कुछ नहीं कर सकते। मैं जो बात करता हूं पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर करता हूं, उससे बाहर जाता नहीं हूं। या तो आप आइन और कानून को बदल दें, या फिर जो मैं बात कर रहा हूं मुझे करने दें। जबरी तौर पे लापता करके फितना करार दिया गया था, और वही काम आज आपने किया। पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, यानी आप पाकिस्तान के 80% लोग आज इमरान खान के साथ हैं, 70-80% कम से कम इतने होंगे। सर्वे करवा कर देख लें आप। तो इतने सारे लोगों की आपने इज्तिमाई तौहीन कर दी, और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे फितना है। ये अफसोसनाक है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो बट्टा लगवा रहे हैं। और मैं एक बात अर्ज करूं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये इंजीनियर साहब आप नहीं है, ये कोई और आपके अंदर बोल रहा है, या कोई मजबूरी आपके अंदर बोल रही है। आप ऐसे हो नहीं सकते। जिस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मैं सुनता था चंद साल पहले तक,
वो ऐसा था नहीं। मैं और बहुत सारे उलमा इकराम को भी और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम को सुनता हूँ। मैं शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, कोई भी है, मैं सबको सुनता था। जिससे मुझे कोई अच्छी बात मिलती है मैं उस अच्छी बात को अडॉप्ट करता हूँ। अब नाज़रीन, इस पर आपने ये भी कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है। सारी सियासत करने के बाद एंड में अगर आप ये कह दें और जान छुड़ाएं तो मैं इंतहाई मादरत के साथ हाथ जोड़ के आपसे मादरत कर लेता हूँ। तो सर, ये मुनाफिकत नहीं कहूँगा इसको मैं, तो और क्या कहूँगा? यानी आपने सारी सियासी बात करने के बाद एक पार्टी को फितना करार दे दिया, लताड़ के रख दिया, मुल्क दुश्मन करार दे दिया, उनको डिजिटल दहशतगर्द आपने उनको करार दे दिया, खवारिज से बदतरीन आपने उनको करार दे दिया, और एंड में कह रहे हैं मैं सियासी हुई नहीं तो मैं तो इस पर बात ही नहीं करना चाहता। और अगर आपकी सियासी समझ बूझ ये कहती है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इमरान खान से बेहतर है, तो सर अल्लाह का वास्ता आप सियासत पे बात ही ना किया करें। आप सिर्फ माशी आदादोशुमार उठा के देख लें, इमरान खान के दौर के और आज के उठा के देख लें। आप सिर्फ कारकर्दगी उठाकर देख लें। ऐसा नहीं है कि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे नहीं था, इमरान खान भी था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने 1 दर्जन मरतबा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हम मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी लेकर आएंगे, हम मुल्क के अंदर जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजेंगे, इन्होंने 1 दर्जन मरतबा कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आप इन पर यकीन करने को तैयार हैं? और वो एक आदमी जिसने पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ झंडा बुलंद किया और उससे 1 मरतबा यह गलती हुई कि उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और वहां भी उसको धोखा मिला, तो आज अगर वो आदमी खड़ा है तो आप 1 मरतबा उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है। इसका मतलब यह है कि आप मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, आपका मुस्लिम लीग नून से बहुत अच्छा ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नून की वजह से आप एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को टो कर रहे हैं। यानी अब बहुत कुछ ऐसा हुआ है, यानी आप कह रहे हैं कि PTI के 4 टुकड़े हो गए। कौन से टुकड़े हुए इंजीनियर साहब? आज भी इमरान खान जिस पे हाथ रखता है वो लीडर बन जाता है इस पार्टी में, जिससे हाथ उठाता है वो परवेज खटक और मरवत बन जाता है। आप अंदाजा कीजिए ना कहां खड़ी है मकबूलियत बाकियों की। जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुए वो सारे आज पूरा जोर लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं कि जैसे हमें इस पार्टी में से निकलवाया था वैसे ही हमें इस पार्टी में दोबारा दाखिल करवा दीजिए। वो बेचारे सारे कोशिश कर रहे हैं उस पार्टी में वापस आने के लिए। कौन से 4 टुकड़े हुए? कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है जिसकी कोई जरा सी भी अहमियत या हैसियत मौजूद हो। इंतखाबी निशान छिनने के बावजूद वो आज दीवार की तरह, दीवार चीन की तरह आपके सामने खड़े। फिर आप माफी का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान से। यार आप उन जर्नैलों को क्यों नहीं कहते जिन्होंने 4 दफा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया? आप उन्हें क्यों नहीं कहते माफी मांगे जिन्होंने 26 नवंबर को इंसानों का कत्लेआम किया, लाइटें बंद करके, अंधाधुंध गोलियां चलाई, स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाई, लोगों को एहतजाज का हक नहीं दिया जिसको आईन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एहतजाज कर सकते हैं, उनको गोलियां मारी। 9 मई को वजीर आजम की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई, साबिक वजीर आजम की, और उस गिरफ्तारी के बाद जो रद्द-ए-अमल आया फिर वहां भी लोगों को गोलियां मारी गई। उस पर तो आपने कभी नहीं कहा कि वो माफी मांगे। खवातीन की बेहुरमती पे आपने कभी कहा कि माफी मांगे? कभी पाकिस्तान 2 लख्त हुआ आपने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि माफी मांगे? वजीर आला को 2 दफा अगवा किया गया एक सूबे के, वो बेचारा बताता नहीं है अपनी इज्जत की खातिर, वहां तो आपने नहीं कहा कि माफी मांगे। काला तरीन कानून ये लेकर आ गया पीका के मामले के अंदर। मैं पहले इसके हक में था, आज भी हूं कि सख्त कवानीन बनने चाहिए, लेकिन भाई कोई अदालत तो हो ना जिसके अंदर आप जाएं बाद में। ये तो कानून बना ही नहीं, लाकानूनियत आ गई है, काला तरीन काम हो गया है। पहले आप बोलते थे जब PTI के दौर में ये आ रहा था, आज आप उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। पार्लिमान पर हमला हुआ उसके ऊपर आप नहीं बोले। औरतों और बच्चों को अगवा किया गया इस मुल्क में एक आईनी तरमीम के लिए, वहां आपने माफी का नहीं कहा। इद्दत वाला केस, यानी पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख के घटिया तरीन केसेस में से एक केस बनाया गया एक साबिक खातून अव्वल के ऊपर, सिर्फ इमरान खान को और उसकी बीवी को जलील करने के लिए, उसके ऊपर आप नहीं बोले। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उस पर कोई हदीस आपको याद नहीं है, उस पर इस्लाम नहीं जागता आपका। अदलिया पर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया पाकिस्तान में, इसके बारे में हमारा इस्लाम कुछ नहीं कहता। फ़लस्तीन के मौके पे जो निकलता है उसको डंडे मारते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, इस पर हमारा इस्लाम कुछ नहीं कहता। इंसानी हुकूक की पामालियां पाकिस्तान में हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। क्या इस पर बिल्कुल खामोशी रहेगी? इस पर कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। जबरी गुमशुदगियां हो रही है। मैं खुद जबरी तौर पर लापता रहा, मुझे ISI उठा कर ले गई थी, ले जाके मेरे पे बदतरीन टॉर्चर किया उन्होंने। यही आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, इनके दौर में लोगों ने इनसे रब्ता भी किया था, और इन्होंने जो कुछ उन लोगों को कहा था वो भी एक वक्त आएगा मैं चीज़ें सामने रख दूंगा। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मामला ये है कि इनके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते?
इन पे आप क्यों नहीं आवाज उठाते? उनको बोले ना कि वो माफी मांगे। यानी सारा फितना एक तरफ ही है। यानी जिन लोगों को मार पड़ती है, रोजाना मार पड़ती है, वो जलील होते हैं, रुसवा होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को तबाह कर दिया जाता है, उनके घर बार को तबाह कर दिया जाता है। यानी मुझे तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो जिन लोगों के साथ इतनी ज्यादती हो, जब उसके रद्द अमल के अंदर आवाज निकालें या एहतजाज करें तो वो फितना हो गए। वो सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं, मीडिया पे आवाज उठाते हैं, सड़कों पे निकल कर एहतजाज करते हैं। आपको गुस्सा यह है कि यूके के अंदर आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ? वो फौज के खिलाफ नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ है, उनके खिलाफ एहतजाज हुआ, और वो इसलिए हुआ कि इस आर्मी चीफ ने एक जाली हुकूमत बनाई है फार्म 47 के ऊपर। ना सिर्फ जाली हुकूमत बनाई है, बल्कि जाली हुकूमत बना के उसको जबरदस्ती चला भी रहे हैं, और पाकिस्तान में जुल्म, जबर और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है। पाकिस्तान में 2 मरतबा कत्लेआम किया है, इनके दौरे हुकूमत में ही हुआ है जब से ये आर्मी चीफ है, और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। इन सारे हालात में जब पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए जो निकलता है उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है, तो बाहर मुल्क में लोग एहतजाज भी ना करें तो और क्या करें, आवाज ना उठाएं तो और क्या करें। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से भी आपकी तनकीद है। अच्छा जी, इसमें मैं इंजीनियर साहब, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीलॉग, मैं जाते जाते आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इंतहाई माजरत के साथ आपने नून लीग के साथ अपनी वाबस्तगी जो है वो साबित कर दी है। आज आप नून लीग और उन्हें लाने वाली एस्टेब्लिशमेंट की सफ में खड़े हैं सर, इंतहाई माजरत के साथ। तो इंजीनियर साहब, आप मेरे बारे में चंद सवालात उठाएंगे, उनके जवाब मैं आपको दे देता हूँ। नंबर 1, आप ये कहेंगे कि आपने माजी में फाइलें देखी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर और आपने प्रोग्राम किए, तो बिल्कुल आप दुरुस्त कहेंगे। लेकिन मैंने जो तकरीर की थी उसमें मैंने ये भी कहा था कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। जब मुझे माजी में फाइलें दिखाई गई, सहाफ़ी का काम ही ये होता है कि खबर निकाल कर लाना, तो मैंने बाकायदा शरीफ खानदान को लेटर्स लिखे थे, सवालात भिजवाए थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था, और मैं मुतमईन हो गया था कि इन्होंने पैसा लूटमार किया जिसका जवाब ही आज तक नहीं दे सके। लिहाजा मैंने उसके ऊपर काम किया, अरशद शरीफ ने काम किया, बाकी लोगों ने किया। इसी तरह मुझे और अरशद शरीफ को इमरान खान के बारे में भी फाइलें दिखाई गई थी। हमें दावत दी गई और हमें कहा गया जनाब आप ये फाइलें देखें, ये देखें इमरान खान ने करप्शन की है, और हमारे किसी सवाल का जवाब ISI के अफसरान के पास नहीं था। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। और हमने इमरान खान साहब को भी सवालनामा भेजा था और उन्होंने हमें सारी चीजें क्लियर कर दी थी। तो ये फर्क है। यानी एक सहाफ़ी का काम ये है ना कि वो पहले तहकीक कर ले। तो मैंने तहकीक की, मेरी तहकीक में नवाज शरीफ साहब जालिम साबित हुए, उन्होंने लूटमार की हुई थी, लिहाजा उनके खिलाफ मैंने अपने प्रोग्राम्स किए, मैं आज भी उन पर कायम हूं। और मेरी तहकीकात में इमरान खान के खिलाफ ISI ने गलत केस बनाया था, लिहाजा मैंने वो प्रोग्राम नहीं किए और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, और ये चीजें साबित भी हो रही हैं। नंबर 2, आप ये सवाल उठाएंगे कि पीका ऑर्डिनेंस पे मेरा मौक़िफ़ पहले कुछ और था और आज कुछ और है। देखिए, पीका ऑर्डिनेंस था वो, मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है। कवानीन को सख्त कीजिए, सबके ऊपर लागू कीजिए, लेकिन कम से कम किसी अदालत में जाने का इख्तियार तो रखिए हमारे पास। ये नहीं होना चाहिए कि एक खास तबके को पीसने के लिए आज पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि गजा के बाद पाकिस्तान में सहाफ़ी सबसे ज़्यादा गैर महफूज है। क्या इमरान खान के दौर में ऐसा था? ऐसा नहीं था। फिर आप एक और सवाल उठाएंगे कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ पर मैं दुरुस्त समझता था, मेरा मौक़िफ़ क्या था? तो बिल्कुल ठीक बात है, इस पर मैंने कौम से माफ़ी मांगी है, बलोचों से भी माफ़ी मांगी है कि मेरी ये गलत फहमी थी कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वफादार है। मुझे पता चला कि वो अपने ज़ाती मफादात की वफादार है और वो अपने मफादात को हमेशा पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम रखते हैं, जिसका नुकसान बार बार पाकिस्तान उठाता है। तो मैंने इस पर माफ़ी मांगी है, आपको भी मांगनी चाहिए। आप एक और सवाल उठाएंगे, मैंने अपने अगवाकारों के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई क्यों ना करवाई? तो एक तो ये याद रखिएगा, मैंने पाकिस्तान में ये बात कई मरतबा बता दी थी कि मुझे ISI ने अगवा किया, और मैंने पाकिस्तान में बाकायदा पुलिस से भी रुजू किया था, अदालतों के भी दरवाजे खटखटाए थे, किसी ने भी मुझे इंसाफ देने से इनकार कर दिया। और जब मुझे कत्ल करने की साजिश शुरू हुई तो मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बदकिस्मती से। तो मैंने पूरा जोर लगाया पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेने का, लेकिन क्योंकि वहां पे आर्मी चीफ है, लेकिन क्योंकि वहां पूरा का पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो मुझे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर आप मुझे बतौर सहाफ़ी बैलेंस होने का मशवरा देंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं इंजीनियर साहब कि मैं सही और गलत के बीच में बैलेंस नहीं हो सकता। माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मैंने कई चीज़ों पे उन पे इख्तलाफ किया और तनकीद की और भरपूर की। हो सकता है मैं आइंदा भी तनकीद करूं, लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखें कि मैं मरे हुए को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं सहाफ़ी होने से पहले एक इंसान भी हूं और मुसलमान भी हूं। तो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होना, मजलूम का साथ देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं अगले वीलॉग में नाज़रीन आपको खबरें बताऊंगा। इंजीनियर साहब का बड़े अरसे से उधार था, मैं चाह रहा था कि मैं ना इस बारे में बात करूं, लेकिन उनके इस क्लिप ने मुझे मजबूर किया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।